नमस्कार। 30 सेकंड मैं लूंगा, बाकी पूरा 1 घंटा आदर्श जी का होगा। आज मुझे थोड़ा देर हो गया। मैं 1992 में मेरा लिखा हुआ पहला अक्षर दैनिक जागरण ने छापा था। मेरी पहली रोटी जो मुझे अपनी कमाई से मिली थी वो दैनिक जागरण से मिली थी। मेरी नौकरी लगी उसमें 92 में। और आज मैं यहां बैठा हूं दैनिक जागरण संवादी को मॉडरेट करने के लिए। थोड़ी सी देर हो गई मुझे आज आने में और मुझे इसके लिए डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी जो किताब थी आज वो बेस्ट सेलर नंबर 2 पर पहुंच गई थी। लेकिन मुझे डांट पड़ी कि मैं उस वक्त यहां नहीं था, तो मैं इसके लिए, इस धूर्तता के लिए क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। सारा परिचय हो चुका है, आप इनको पहचानते हैं। जमशेदपुर से रहने वाले हैं। स्टील, टाटा, तो खुद किस लौह के होंगे, किस फौलाद के होंगे, जिन्होंने माय नेम इज खान से शुरुआत की और सीधे शाहरुख खान के बचपन का रोल किया, जिन्होंने मॉम में काम किया और श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस के साथ काम किया। आप इनको गन्स एंड गुलाब्स में देख चुके होंगे, जो एक खतरनाक सनसनीखेज ब्लैक कॉमेडी, बहुत अच्छी फिल्म थी, वेब सीरीज थी। अभी एक फिल्म आई थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। मैं पिछले दिनों मुंबई था तो जावेद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, और जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बहुत ही शानदार फिल्म आ रही है, उसको देखिएगा ज़रूर। और जब मैं उसको देख रहा था तो उस फिल्म का जो हीरो था वो एक्चुअली डायरेक्टर था, और उस फिल्म का जो डायरेक्टर था वो आपके सामने बैठा हुआ है। छोटी सी शुरुआत करते हैं। जल्दी से ये बता दिए कि ये जमशेदपुर से कैसे आना हुआ। पहले तो सबको मेरा नमस्कार, और सर कंग्रेचुलेशंस, आपकी बुक नंबर 2 पे है आज बेस्ट सेलिंग पे। जमशेदपुर से बॉम्बे मुंबई मेरा आना हुआ सन 2007 में, और मैं मानता हूँ कि ये कम्प्लीटली डेस्टिनी का प्लान था। ये मेरा कोई प्लान नहीं था बॉम्बे आने का। मेरे फादर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, सरकारी नौकरी थी उनकी, और उन्होंने बॉम्बे में एक पोजीशन के लिए अप्लाई की, और जब उन्हें वो पोजीशन मिली तो उन्होंने ये फैसला किया कि पूरा परिवार शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं उस समय हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखता था। तो उनका ये मानना था कि मैं बॉम्बे आऊँ तो मेरी सिंगिंग करियर में बहुत हेल्प होगा, और उनका ये सपना था जब मैं छोटा था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूँ। तो एज अ फैमिली हम शिफ्ट हुए बॉम्बे 2007 में, पर उस समय ऐसा बिल्कुल कोई ख्याल नहीं था, कोई सपना भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखना है। जिसका नाम ही आदर्श हो और उसके आगे गौरव जुड़ा हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि ताली बजाने का विषय है भाई। मैं माय नेम इज खान से शुरू करता हूं। पहले आप उनके बेटे का रोल कर रहे थे, तो बेटे के रोल से शाहरुख खान के बचपन के रोल पे कैसे आया मसला? हुआ कुछ ऐसे कि वो मेरे पहली बार मुझे धर्मा प्रोडक्शन से मेरी कोऑर्डिनेटर, उस समय कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे, तो कोऑर्डिनेटर के थ्रू एक मैसेज आया कि शाहरुख खान एक नई फिल्म कर रहे हैं करण जौहर के साथ, और उसमें वो एक एक्टर के लिए तलाश रहे हैं जो उनके बेटे का रोल प्ले करेंगे। तो उस समय हम पापा के बैंक क्वार्टर में रहते थे जुहू में, तो बीएसटी बस लेके हम गए बांद्रा, जहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर ऑडिशंस चल रहे थे। और जब एक दिन पहले, कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन पहले वो स्क्रिप्ट भेज देते थे जहाँ पे आपको लाइंस जो है वो याद करके तैयार करनी होती थी। तो जब मैंने लाइंस पढ़ने शुरू किए तो पापा कमरे के अंदर आए, पापा बोले कि अरे मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे ये बोला जाएगा, कैसे इसको पढ़ा जाएगा। और मैं इतना छोटा था कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं था उस पर, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पापा बड़े, उनको पता होगा। सही बात, पापा को सब पता होता है। पापा को तो सब पता ही होता है। तो पापा ने कुछ ऐसा सिखाया कि
वहाँ से फिर कभी कॉल नहीं आया। 6 महीने बीत गए, फिर अचानक एक दिन वापस धर्मा प्रोडक्शन से मैसेज आया। तो मैंने कहा नहीं शायद आप लोग भूल गए हैं, पर मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया है इसके लिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस बार हम आपको शाहरुख खान के बचपन के रोल के लिए ऑडिशन करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे लाइंस भेज दीजिए, मैं याद करके कल पहुंच जाऊंगा। तो बोले नहीं, इस बार लाइंस नहीं है, इस बार कोई डायलॉग ही नहीं है आपका, नॉन डायलॉग पार्ट है ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो करना क्या होगा? तो उन्होंने बोला आप आ जाइए ऑफिस, हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने अगले दिन जब मैं ऑफिस गया उनके खार ऑफिस पे, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो प्ले किया जो शाहरुख खान ऑलरेडी शूट कर चुके थे। उनकी अमेरिका में उस टाइम ऑलरेडी लगभग 1 महीने से शूट चल रही थी। तो उनके फिजिकलिटी को मैंने नोटिस किया कि वो किस तरीके से डायलॉग डिलीवर कर रहे थे, किस तरीके से उनका गर्दन मुड़ा हुआ था, और मैंने बस उनको कॉपी कर दिया। बचपन में मैं मिमिक्री बहुत करता था, अपने आसपास वालों के, पड़ोसियों के, खुद के पापा के, भैया के, सबके। तो मुझे लगता है जो मेरा मिमिक्री का जो टैलेंट था वो उस ऑडिशन में काम आ गया, क्योंकि मैंने बस शाहरुख खान को मिमिक कर दिया ऑडिशन में और मेरी सिलेक्शन हो गई। क्या बात है। वैसे मैं आपको बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री में मिमिक्री करना इज -100 जी, और मिमिक करके आप वहां तक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं अभी इस विषय पे आने वाला हूं, इस विषय से आप सब जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले स्टार्टर सही है। अभी पहले इसको नोश फरमाइए, क्योंकि ये जो आदर्श गौरव नाम का बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ना, अगर हम में से, आप में से किसी ने कोई सेल्फी खींची हो या हमने उससे कोई बात की हो, कल ये बंदा अगर खुद शाहरुख खान होगा तो हम फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया पे इसका फोटो डाल रहे होंगे कि जागरण संवादी में एक दुबला पतला सा लड़का आया था और आज इंडस्ट्री में यहां पर पहुंच गया है। मैं सच बता रहा हूं, मेरी रगों में खून कम है, सेल्यूलाइट ज्यादा है, मैं फिल्में बहुत देखता हूं, और मैंने इनको देखा, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज किया गन्स एंड गुलाब्स में। एक गैंगस्टर का सीधा साधा बच्चा सा था जो पैजामा कुर्ता भी पहने रहता था, बाद में वही एकदम से पलट के आता है। मैं इस देश के बादशाह, किंग शाहरुख खान के साथ आपके एक्सपीरियंस की बात करना चाहता हूं। कभी आप उनसे रूबरू हुए, कभी उनसे बातचीत हुई, आपको क्या लगा होगा कि पहला आपका मसला और पहले मसले में ही शाहरुख खान, खत्म हो गया सारा खेल, अब इसके बाद कोई मिले ना मिले शाहरुख खान हो गया। कैसा रहा आपका मसला? सर, मैं 2009 में मैंने ये पिक्चर की शूटिंग की थी, और मैं 2023 में फाइनली पहली बार शाहरुख खान से मिला। जब मैं शूट कर रहा था तब शाहरुख खान से मैं कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं का रोल प्ले कर रहा था ना, तो फिर हमारे कोई कॉमन सीन्स नहीं थे। उनकी शूट अलग से चल रही थी, पहले ही हो चुकी थी, मेरी अलग से। खैर 2023 में अमिताभ बच्चन के घर के अंदर मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। बहुत एंटी क्लाइमैटिक सी कहानी है। मैं पहली बार अमिताभ बच्चन के घर भी जा रहा था, क्योंकि आपने उनसे कहा नहीं बादशाह मैं तुम्हारा बचपन हूं? तो हुआ ये कि मैं आर्चीज का प्रीमियर था और नव्या नंदा जो है वो दोस्त है, तो नव्या का बर्थडे भी था उसी दिन। तो उन्होंने बोला कि घर आ जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं। अब मुझे लगा कि जब वो बोली कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ ही लोग आ रहे होंगे, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे शाहरुख खान से, कटरीना कैफ से सब थे। मैंने कहा ये होते हैं कुछ लोग। तो फिर मैं थोड़ा ऑकवर्ड सा था, क्योंकि मैं पहली बार उनके घर जा रहा था और मैं किसी को नहीं जानता था वहाँ पे। तो मैं एक ड्रिंक लेके साइड पे खड़ा हुआ था और फिर मैंने देखा कि शाहरुख साहब हैं वहाँ पे, तो मुझे लगा यही मौका है, जाके एक बार बात कर लेनी चाहिए मुझे और उनको बोलना चाहिए कि सर मैंने शुरुआत आपके। फिर मुझे लगा कि पता नहीं उनको लगेगा कि कौन बच्चा आ गया है यहाँ पे मुझे इरिटेट करने। तो फिर मैंने हिम्मत जुटा के गया मैं उनके पास, और इसके पहले कि मैं उनको बता पाता कि मैं कौन हूँ, उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया मैं कौन हूँ। क्या बात है। और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये एक्चुअली ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये शाहरुख साहब इतने कमाल के इंसान हैं कि वैसे तो हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर मुझे लगता है शाहरुख खान के पास 35 घंटे होते हैं। वो जिस तरीके से फंक्शन करते हैं और जितने शार्प है वो, जो हम अभी बाहर बैठ के भी डिस्कस कर रहे थे, उन्हें अपने आसपास के सब चीज़ के बारे में सब कुछ मालूम है।
और इतनी कमाल की मेमोरी और इतनी कमाल की ह्यूमर। उन्होंने, वो मेरा नाम नहीं जानते थे, पर उन्होंने बोला कि तुमने कभी वेब सीरीज की है गन्स एंड गुलाब्स। उन्होंने गन्स एंड गुलाब्स के बारे में मुझसे कम से कम 15-20 मिनट बात की। क्या बात। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ हो रहा है, कि मैं शाहरुख खान से मिलने जा रहा हूँ अपनी इंट्रोडक्शन देने, और वो मुझे मेरे बारे बता रहे हैं। तो मैंने कुछ आधा घंटा सुना और उसके बाद मैंने उनको गले लगाया, और फिर मैंने उनको देखा कि उस पार्टी में जहाँ पे दिग्गज से दिग्गज लोग थे, उन्होंने अगले 40 मिनट्स नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग टीम के साथ बिताई, और ऐसे लोगों के साथ जो ना ही फेमस थे ना ही कुछ बहुत बड़े पोजीशन पे थे। वो साधारण एम्प्लॉयज़ थे नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग टीम के, पर बहुत एक्साइटेड थे कि शायद उनमें से बहुत लोग पहली बार शाहरुख साहब से मिल रहे थे। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को छोड़, अभिषेक बच्चन को छोड़, कटरीना कैफ को छोड़, जितने भी बड़े स्टार्स थे उस गार्डन में, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के बात करूंगा 40 मिनट। क्या बात। ये है शाहरुख साहब। क्या बात, क्या बात। मैं आई एम नॉट अ शाहरुख फैन, लेकिन मैं उनकी कुछ मॉरल्स को लेकर काफी प्रभावित रहता हूं। जैसे वो जब भी बात करेंगे अदब से बात करेंगे। मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि इनको आम तौर पर चलती भीड़ रोके इनके घर के सामने 20,000 की भीड़ आ जाए, वो वक्त आएगा जरूर, लेकिन वो व्यक्ति अगर कोई महिला जा रही होगी तो पहले जगह देगा उसको, अगर उसका पल्ला गिर गया होगा तो उठा लेगा। विटी बहुत है, इसलिए वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। और इस वक्त मेरे पास उससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था जिसने खुद शाहरुख खान के बचपन का रोल किया हो। अब आते हैं विषय पे, वेब सीरीज की तिलस्मी दुनिया। अब यहां से लेके पीछे तक हर आदमी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सब वेब सीरीज देखते हैं, कुछ परिवार के साथ देखते हैं, कुछ दोस्त के साथ देखते हैं, और कुछ बिल्कुल अकेले देखते हैं। यह है वेब सीरीज। ऐसा क्यों? ये अकेले वाली वेब सीरीज क्यों बनने लगी है? अकेले वाली वेब सीरीज मैं समझा नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ऐसी वेब सीरीज जिसमें गालियों का यूज ज्यादा होता है या हाँ, परिवार के साथ? एक्चुअली वो अकेले वाली मैंने बहुत भद्र शब्दों में कहा था। थोड़ा लखनवी आदमी हूं कनपुरिया बेसिकली, लेकिन फिर भी वैसे नहीं पूछा, लेकिन अब पूछता हूं। चलिए शाहरुख खान से ही शुरू करते हैं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड सबसे नई वेब सीरीज आई है, उनके बेटे ने की है। मुझे लगता है 30-31 फ्रेम तब गुजरते हैं जब एक गाली उसमें से गुजर जाती है। पहले गाली पे आते हैं, ये अब्यूज क्यों? और यही चीज जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो नहीं होती है, अमूमन नहीं होती है। मैं गैंग्स ऑफ वसेपुर, अनुराग कश्यप, वो जॉनरे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा फेवरेट है, मुझे गाली अच्छी लगती है, एक अलग बात है, लेकिन यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस बात पर एतराज जताते हैं कि वो नहीं देखी, उसमें बड़ी गाली गलौज थी। आपका क्या सोचना है इस तरीके? गाली बकी है कभी आपने? बहुत बकता हूँ, बहुत बकते हैं, बहुत अदब से बकता हूँ गाली में। हाँ, नहीं गाली अदब से ही देनी पड़ेगी जी, तो तभी मजा आता है सुनने तभी मजा आता है। तो क्यों ये, क्या महसूस होता है कि जरूरत क्यों है, ये कंटेंट है क्यों इसमें? आई थिंक सर, मेरा ओपिनियन ये है कि जब एक इंसान एक फिल्म बनाता है वो समझता है कि वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। तो जब शायद एक डायरेक्टर जैसे अनुराग कश्यप या किसी भी डायरेक्टर को ले लें, वो जब एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो जब उस किरदार के बारे में लिख रहे हैं, अगर वो ऑनेस्ट हैं उस किरदार को लेकर, तो थोड़ी बहुत गालियाँ तो इधर उधर आ जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई कोई लोग जानबूझकर ज़्यादा गालियाँ रखते हैं टू ग्रैब अटेंशन, और कोई कोई लोग गालियाँ रखना चाहते हैं पर रख नहीं पाते हैं क्योंकि उनको फिर अडल्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर सेंसर बोर्ड ने आपको अडल्ट सर्टिफिकेट दे दी, उसका मतलब आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस जो है वो हाफ में स्लैश हो गया। तो कमर्शियल एस्पेक्ट को देख के भी कहीं लोग जो हैं वो गालियाँ कम कर देते हैं। वो हो सकता है कि असली ज़िंदगी में बड़े बदतमीज़ हो, बड़े गाली देखकर बात करें आपसे, पर जब फिल्म बनाएंगे तो ऐसी बनाएंगे जिसमें एक गाली भी ना हो। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करके ये डिसीजन लिया जाता है। और मेरा ये मानना है कि जो फिल्म बनाने का जो कारण है वो ये है ताकि हम
एक नेम सेक में एक बड़ा प्यारा डायलॉग था जिसमें इरफान साहब और एक उनके जो ओल्डर को पैसेंजर है ट्रेन में, वो जाते रहते हैं कहीं और उनकी कॉन्वर्सेशन होती है और वो इरफान को बोलते हैं कि यू नो यू शुड ट्रैवल द वर्ल्ड, यू आर यंग, एंड इरफान सेज दैट माय ग्रैंडफादर सेज दैट दैट इज व्हाट बुक्स आर फॉर। और मेरा ये मानना है कि दैट इज ऑल्सो व्हाट मूवीज आर फॉर। यस ऑफ कोर्स यू शुड ट्रैवल, बट जब आप एक सिनेमा देखते हैं आप उस जगह के बारे में जानते हैं, उस जगह के कल्चर के बारे में जानते हैं, उसके लैंग्वेज के बारे में, सब कुछ। तो जब आप एक कहानी लिखते हैं उसमें गाली का प्रयोग अगर जस्टिफाइड है उस रीजन से और उस कैरेक्टर के एक्सपीरियंस से, तो मुझे उससे दिक्कत नहीं होती है पर्सनली। ओके, आपने कहा फिल्मों में सेंसर बोर्ड स्लैश कर देता है और बिजनेस स्लैश हो जाता है। वेब सीरीज में आपको लगता है कि इस तरीके की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और कोई नियमन बोर्ड नहीं है जो इस पर शिकंजा कस सके कि गालियों में आपको इतने कट्स लगाने होंगे, ये गायब करना होगा? क्या लगता है आपको इस तरीके की कोई रेगुलेटरी बॉडी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई तो एक जगह पे हो जहाँ पे इंसान खुल के जो कहना चाहता है वो कह पाए। भले आपको देखना या नहीं देखना है वो तो आपकी चॉइस है। तो लेकिन अगर हम इसके बारे में ये चर्चा करें कि क्या इंसान इससे इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है। आई थिंक सिनेमा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जब मैं कभी एक्टर्स को सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि सिनेमा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि सिनेमा से तो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, सभी होते हैं, खास करके हमारे देश में। बिल्कुल, हेयर स्टाइल, हाँ, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ सिनेमा से आता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा एक मॉरल डाइकोटमी है, लेकिन लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा ये ओपिनियन है कि एक स्पेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं हो, जहाँ पे आपके सर के ऊपर कोई बैठा ना हो और बोलो कि नहीं ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। भले उसकी ऑडियंस बहुत कम हो, भले कम लोग उसको देखें, पर वो एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअलिटी के लिए वो एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अब एक सवाल जी, थोड़ा अजीब सा है, ये गाली घर से क्यों शुरू नहीं होती? गालियाँ घर से क्यों नहीं शुरू होती? वहां पे गाली क्यों नहीं बकते हम और आप? आपके पंजाबी दोस्त हैं सर? नहीं, दिल्ली पंजाब एनसीआर की तरफ तो एक गाली तो बाकायदा संवादों में है। हाँ हाँ, कि मतलब उसके बिना तो कोई सेंटेंस ही शुरू नहीं होता। जी बिल्कुल। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब मैं पहली बार एक पंजाबी घर में गया था बहुत सालों पहले। तो मतलब मैं और केवल पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारी जगहों पे हम ये क्यों करते हैं कि गालियां घर से नहीं शुरू होती हैं, और हम ये कबूल कर लेते हैं कि वेब सीरीज है तो गाली तो नेचुरल है, क्योंकि ये कलाकारी है, ये रचनात्मकता है, ये आर्ट है। शायद आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शायद इसीलिए क्योंकि शराब और सिगरेट बहुत लोग पीते हैं पर अपने माँ बाप के सामने नहीं पीते। तो वो ऐसी चीज़ है जो करते सब हैं, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अदब से वो नहीं करना चाहते अपने माँ बाप के सामने या दादी के सामने या घर में छोटों के सामने। अब इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, मैं 3 चीज़ों पर बात करूंगा जिसको लेके झंझट बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा आ गया सेक्स, ये भी बहुत तेजी से ओटीटी में, वेब सीरीज में दिखता है। अब इसका एंड कहाँ जाता है? एक आई थी माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज थी फेम गेम। क्या बात है, फेम गेम, बिल्कुल सही है। उस फेम गेम में माधुरी दीक्षित का जो बेटा है वो बेसिकली फ्रस्ट्रेट रहता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करते करते एक बार माधुरी दीक्षित उससे पूछती है, ये नहीं पूछती कि तुम फ्रस्ट्रेट क्यों हो, वो पूछती है कि आर यू गे? पहली बार अपनी मां से बताता है कि हाँ मैं गे हूं। चलता है, समझ में आता है, समाज सबके लिए है, गे के लिए भी, लेस्बियंस के लिए भी, सबके लिए है, एलजीबीटी क्योंकि पूरा पैराडाइम कवर कर लीजिए, सबके लिए है, यहां तक मैं ओके हूं। लेकिन उस वेब सीरीज की क्या लिबर्टी थी कि आखिर में उनको एक सीन में गे का बेडरूम सीन दिखाना पड़ा। आपको लगता है ये कहानी की डिमांड ऐसी भी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सेक्सुअलिटी तो बहुत एक नेचुरल चीज़ है, और मुझे लगता है कि भारत में खास करके आप हमारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स को भी ले लीजिए और मंदिरों के इसमें भी आप देख लीजिए, आर्कियोलॉजिकली देयर इज सो मच एविडेंस ऑफ सेक्सुअलिटी बीइंग एक्सप्लोर्ड। होमोफोबिया दरअसल ब्रिटिशर्स
ने इंट्रोड्यूस किया था, और फिर वो अपने देश में तो उन्होंने उसको ये कर लिया उसका क्योर, लेकिन हमें उन्होंने एक अजीब सा, क्या कहते हैं, एक हिचकिचाहट, एक अनविलिंगनेस टू डिस्कस द सब्जेक्ट की मेंटालिटी के साथ छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जितने खुल के आप एक स्ट्रेट कपल की रोमांस दिखा रहे हैं, उतने ही खुल के आपको एक होमोसेक्सुअल कपल की भी रोमांस दिखानी चाहिए। बहुत नेचुरल चीज़ है ये तो। आप एग्रीड है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल से ये जो जेन जी आई है, ये इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती है जी। और मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, अगर वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, तो सच बात तो ये है कि वो ट्रेन छोड़ रही है। हमें शिकायत, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने गाली पे जो बताया, आपने सेक्स पे बताया, आपने होमोसेक्सुअलिटी पे जो बताया, एज ए मैं जो लिखता हूं एज ए राइटर, मैं बिल्कुल खुश हूं। एज ए रिपोर्टर मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, कहानी की अपनी एक डिमांड होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि एक घर के किसी छोटे कमरे में एक रील बन जाती है, और रील जब वो वायरल होती तब शायद किसी माँ बाप को पता चलता है, और जब पता चलता है तो ये जेनजी के पीछे वाली जो पीढ़ी है, उसका पहला एक्सप्रेशन ही डांट है, उसका पहला एक्सप्रेशन ही गुस्सा है। हम खुद भूल गए कि हमारे जो माँ बाप थे, जब हम पैदा हुए, जब हमने अपनी दुनिया बनाना शुरू की, तो उसमें कोई लव मैरिज नाम की कोई चीज आई। आज जल्दी से लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। हम छज्जों पर ताड़ते थे कि कब हम गेट खटखटाएंगे, वो छज्जे पे आएगी, फिर हम उससे इशारा करेंगे तो हमसे कहीं कोने में मिलेगी आके। हर चीज का एक तरीका बदल गया है। आप इस बदले हुए तरीके में एक नई चीज आई है, वो है विभत्सता, स्लैशर। जैसे किल फिल्म आई, मुझे लगता है इंडियन मूवीज में अभी तक उससे बड़ी स्लैशर नहीं है कोई। या मार्को आई थी साउथ में, साउथ की मार्को आई थी, मार काट कुल्हाड़ी मारी, सर दो हिस्सों में उड़ गया, पेट में चाकू मारा, आते बाहर निकल आई। मेरे ख्याल से पाताल लोक में ऐसा दिखा भी हमको वेब सीरीज में। क्या आप अब देखिए, इससे थोड़ी सी विभत्सता सबको महसूस होती है। क्या हम किसी को तलवार मारे, खून की एक बूंद स्क्रीन पर आ जाए या सब कुछ आ जाए, इससे ओके काम बन जाता है? या ये स्लैशर का वो डायनामिक्स दिखाना भी बहुत जरूरी होता है? मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को। मैं बताता हूं, फिर से बताता हूं। जैसे हम बाहुबली, औरतों पे हाथ उठाने वाले का हाथ नहीं काटते हैं, उसका सर। उसने तलवार उठाई, काटा और सर गिर गया। अब किल जब आप देखेंगे तो उसमें सर, आंख, मुंह, आंत, पेट, हाथ, क्या बिल्कुल एक मॉर्चरी की तरह, कसाई बाड़े की तरह पूरा सीन दिखाया जाता है कि बकरा कैसे कट रहा है तो आदमी कैसे कटता है वो सब। ये जरूरी है क्या? जरूरी तो कुछ भी नहीं है सर, पर मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हम और भी, मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में नोटिस करता हूँ कि जो एंगर है सोसाइटी में वो बढ़ते जा रहा है। सभी गुस्सा है, खास करके जो शहर में रहते हैं, किसी चीज़ से खुश नहीं है, ट्रैफिक से, सड़कों से, हवा से, खाने से, अपनी ज़िंदगी से। और वो एंगर ट्रांसलेट करता है इनटू द स्टोरीज एंड इनटू द कैरेक्टर्स दैट आर बीइंग रिटन बाय द डायरेक्टर्स। एक ये भी है कि मुझे लगने लगा है कि जो फिल्म्स है वो धीरे धीरे वीडियो गेम्स जैसे बनती जा रही हैं। वीडियो गेम्स में मुझे याद है बचपन में बहुत आम बात थी ये, वायलेंस और काटना और बिहेड करना किसी को। GTA जो गेम है बचपन में बहुत खेलता रहा, I'm श्योर यहाँ पे बहुत लोग वाकिफ होंगे GTA, वाई सिटी और सैन एंड्रियास से। और मैं बचपन में बहुत वाई सिटी खेलता था, और मम्मी आती थी रूम में और देखती थी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ गेम में और किसी के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया मैंने। बोलती है क्या कर रहे हो तुम, ढंग से गाड़ी चलाओ। मैं बोला अरे मम्मी गेम है ये तो वो जो गेम की जो एक डिज़ाइन थी, आप बोलें चाहे या उसको बोलें कि ऑलमोस्ट डिसेंसिटाइजेशन, वो अब फिल्मों में भी आ गई है। अब ये सही है या गलत उसका फैसला कौन ही कर सकता है। ये तो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है और एक डायरेक्टर शायद अपने
तरीके से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसा बनाना चाह रहा है जो उसको समझ आ रहा है। नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा कैटेगरी कौन सी सबसे हिट कैटेगरी आपको पता है? सीरियल किलर। बिल्कुल। लोग पॉपकॉर्न खाते खाते सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, और विच आर द मोस्ट वायलेंट थिंग्स दैट यू कैन एवर वॉच, क्योंकि वो तो स्लैशर भी नहीं है, वो तो प्लान्ड किलिंग है। एक इंसान है जो तौर तरीके से प्लान कर रहा है कि किस तरीके से मैं अपने अगले एक विक्टिम को ढूंढ के उसको हंट करके उसका गला काटूंगा और उसको फ्रिज में रखूंगा। उससे ज़्यादा भयानक तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम सब 12 घंटे के शिफ्ट के बाद घर जाके पॉपकॉर्न खाते खाते सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं। सो आई फील दिस more than what it has to say about the person who is making it, it has to say about the people who are watching it. हाँ, ठीक बात है। मेरा बेटा भी एक वीडियो गेम खेलता था जिसमें कुछ रोमन ड्रेस पहन के वो तलवार लेके इधर उधर जाता और खून ही खून होता रहता था। तो मैं उससे पूछता था कि तुमको क्या मिलता है ये गर्दन उड़ा के, हाथ उड़ा के, वीडियो गेम खेल रहा है। तो कहता है मैं किसी को मार नहीं सकता पर मारना ऐसे ही चाहता हूं। तो ये अब इस पर मैं एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। क्या लगता है कि इस तरीके का कोई इंपैक्ट, चेनसॉ मैसेकर एक फिल्म आई, देखी आपने? टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। हाँ, बाप रे बाप, वो उसकी फेवरेट पिक्चर है। उसने मैं भी बहुत बड़ा हॉरर फैन हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा। हाँ, तो चेनसॉ मैसेकर जो आई उसका, वो भी नेचुरली सब ओटीटी की है सब। तो नहीं, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एक्चुअली थिएट्रिकल फिल्म। नहीं, आई नो दैट। हम लोगों ने उसको वही देखी, थिएट्रिकल रिलीज इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत पहले आई थी। हाँ, हाँ, सेकंड पार्ट जो अभी आया, हाँ, हाँ, उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो क्या लगता है कि ये वीडियो गेम या ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं? डेफिनेटली या स्लैशर इंपैक्ट करता है? आप कुछ भी देखें, कंज्यूम करें, उसको महसूस करें, आपकी आंखों से और आपके कानों से जो आपके अंदर जा रहा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। पर वो किस तरीके से किसको इम्पैक्ट कर रहा है वो भी आप नहीं बता सकते। अभी जो 99% ऑफ द लोग हैं, आपके बेटे की तरह, मेरे तरह और मेरे कई सारे दोस्तों की तरह, हमने सब बचपन में वायलेंट वीडियो गेम्स खेले हैं, बहुत सारे। उनको स्ट्रैटेजी गेम्स बुलाया, उनको एक्शन गेम्स बुलाया, उनको नाम अलग अलग दिए हैं, पर उन सब में हमारा जो प्लेयर है गेम के अंदर, वो बहुत सारे इंसानों को, जानवरों को, सब एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन सब कुछ होता है, पर वो असली जिंदगी में ट्रांसलेट नहीं होता है, थैंकफुली। लेकिन अब वो 1% होगा कोई जो, जिसके दिमाग में वो बैठ गया होगा और जो सच में शायद कल को किसी को हानि पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए। तो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है सर। देखिए, ऐसा है कि एक फिल्म आई थी व्हाइट टाइगर, उसमें इन्होंने सबको खूब मारा कूटा है, जो सारी चीजें वो एक ही इंसान को मारा है सर। तो वो बहुत ही, मतलब ठीक था, कैसे एक छोटा झुग्गी से निकला हुआ बंदा कैसे क्या चाहता है और कैसे अपनी ट्रेवल एजेंसी बनाता है। उसमें राजकुमार राव का मर्डर किया, राजकुमार राव का मर्डर किया, प्रियंका चोपड़ा थी जी। इन सारे सवालों के बीच फिर एक बात आती है, क्या ये ओटीटी ड्राइव करता है या डायरेक्टर ड्राइव करता है, राइटर ड्राइव करता है? क्योंकि जब ये चीज सामने आती है तो कोई गुल्लक, कोई पंचायत और बंदिश बैंडिट, ये सब बड़ा कूल माहौल देते हैं और सारी फैमिलीज फिर उनको एक साथ बैठ के, क्या वो उसका ओवरडोज है किसी सेक्स का, किसी गालियों की भरमार का, या किसी स्लैशर जो पूरी बन गई है, क्या उससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है कि यार कुछ ऐसा दिखाओ जिसको देख के कम से कम स्लाइस ऑफ लाइफ का मजा आना शुरू हो? तो आपको लगता है कि उस वैक्यूम का क्रिएशन कोई पंचायत, कोई गुल्लक या कोई बैंडिट बंदिश है? बिल्कुल हो सकता है, और मुझे ये भी लगता है कि एज अ कंट्री वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स, वी आर नॉट ट्रेंड सेटर्स। हम बहुत डरते हैं इनोवेट करने से और रिस्क लेने से। तो जब बाहर भी कोई कॉन्सेप्ट चलती है या इंडिया में भी कोई एक कॉन्सेप्ट चल जाती है, तो अगले 3 साल तक बस वही चलता है, क्योंकि लोग सेफ खेलना चाहते हैं और लोग देखते हैं कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इसको ही वापस करेंगे तो पैसे 3x हो जाएंगे या 4x हो जाएंगे कम से कम।
तो हो सकता है जो आप कह रहे हैं सही है कि रेपिटेशन इतना ज़्यादा होता है कि फाइनली देन वी हैव अ ब्यूटीफुल शो लाइक गुल्लक, कि उस क्लटर को तोड़ने के लिए वो क्लटर ब्रेकर शो बन जाता है। मुझे लगता है कि हमें बतौर स्टोरी टेलर्स रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क लेने की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत डेंजरस है। अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एक होमोजेनिटी सेट हो गई है चीज़ों के अंदर, इंसानों के अंदर। मैं देखता हूँ मेरे आसपास के जितने लोग हैं, हम सब एक तरीके के कपड़े पहनने लग गए हैं, सब एक जैसे बात करने लग गए हैं। जो कैरेक्टर है इंसान का और हमारे आसपास के शहरों का वही लूज हो रहा है। आप किसी भी शहर के अंदर आप बीच बाजार में खड़े होकर अपने आसपास देखेंगे, वो जब तक कि आप हजरतगंज जैसे जगह पे ना जाएं लखनऊ में, देश का जो एक आम बाजार है वो हर बाजार देश का एक ही लगता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये बॉम्बे है कि लखनऊ की कानपुर है कि दिल्ली है। और वही चीज इंसानों के साथ भी हो रहा है अभी, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे सिनेमा में कि सबको एक ही तरीके की फिल्म बनाने की। जब एक फिल्म मेकर एक फिल्म बनाता है, मुझे एज एन एक्टर और एज एन ऑडियंस ऑल्सो, मैं इसमें इस बात में इंटरेस्ट रखता हूं कि ये फिल्म मेकर का अनुभव क्या है जिंदगी का। मैं ये जानना चाहता हूं उस फिल्म से कि ये इंसान कौन है जो ये फिल्म बना रहा है और ये क्यों बना रहा है। और वो तभी हो पाएगा जब वो इंसान उस होमोजेनिटी को गिव इन नहीं करेगा और अपनी एक आइडेंटिटी रखेगा। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं क्या आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। नहीं, आप तो बड़े समझदार हैं, पर मैं कभी कभी बहुत गोल घूमता हूं। तो आपका सवाल था क्या ऐसे? सॉरी। अच्छा अच्छा, ये बातचीत चल रही हो और बहुत सारे विषय हों और हम खुद भटक जाएं चीज़ों से, तो बेहतर है कि हम फिर उसको लाते हैं। हो गई गालियां, हो गया सेक्स, हो गया स्लैशर, फिर भटकाते हैं, फिर आते हैं। मेरा सवाल ये था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, जैसे मैं ऐसा कहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी आ गई जिसमें आम आदमी जुड़ने लगे, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि इंडियन वेब सीरीज की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्ट फ्रॉम सेक्रेड गेम्स, वहीं से शुरू करते, वहां से करते करते जितनी हम लोगों ने अभी तक बातचीत की है उसको देखकर आदमी ऊब गया, यार बहुत हो गया। उसके बाद एक कंटेंट आता है चूरन वाला, एक कंटेंट आता है संतरे की वो गोली वाला, एक चूरन आता है वो मेले के झूले वाला, और तब सामने आती है पंचायत, तब सामने आती है गुल्लक। म्यूजिकल पार्ट तो बिल्कुल गायब ही गायब है। आप ओटीटी देखें या वीकेंड पे किसी डिस्कोथिक चले जाएं, एक ही जैसा म्यूजिक है, लेकिन बैंडिट बैंडिश ने उसको आकर तोड़ा। उसका म्यूजिक का क्या मतलब, क्या लोगों के रिंगटोन है? वो मैं पूछना चाहता था कि क्या ये वैक्यूम इस वजह से है या ये नया क्रिएशन है? सवाल ये था। आपने शुरुआत यहीं से की थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि वैक्यूम जो है वो कॉन्सिक्वेंस है इस चीज़ का। आपने एकदम सही कहा, और मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि ये हो। क्या आपको लगता है कि स्लाइस ऑफ लाइफ गायब है कंटेंट से? ऐसा कंटेंट नहीं आता, नहीं है, लाइफ गायब है। क्योंकि वही मैंने कहा ना कि हम ट्रेंड फॉलोअर्स बन चुके हैं। तो जो अगर एक एक्शन फिल्म पठान या जवान जैसी एक एक्शन फिल्म चल जाती है, अगले 3 साल तक फिर भले आप बड़े फिल्में करो या छोटे फिल्में करो, सब वही एप करने की कोशिश करते हैं, वही मॉडल को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। अब सबको एनिमल चाहिए है? सबको अपने फिल्म में एक तरीके का वायलेंस चाहिए। जो उनका मेल प्रोटैगनिस्ट होगा वो एक ब्रूडिंग बंदा होगा जो लाइफ से बहुत तंग आ गया है और सिगरेट पीते पीते बाहर निकलता है कूल से बाइक पे और फिर लोगों को बिना वजह मारता है। और पता नहीं कैसे हर एक्टर को लड़ना बहुत, मतलब हर कैरेक्टर को लड़ना तो ऐसे आता है जैसे मुआ था तो पेट से सीख के आए। आप तो बहुत सारी जगहों पे बैठते होंगे, तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी
जब बैठते होंगे जाके, बातचीत हो रही होगी, स्क्रिप्ट वर्किंग चल रहा होगा, जब आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि ये रोल है, ऐसा होना होगा। और इसमें तो एक पूरी फिल्म ही थी आपकी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जी। वो तो फिल्म कैसे बनी, कैसे बनती है, वो सारी चीजें वो आप अनुभव कर चुके हैं उसका, ठीक है। इस पर मैं सवाल पूछता हूं, जब कंटेंट्स की मीटिंग होती है या जब इस तरीके की बातचीत होती है, तो जैसे मेरे एक मित्र ने बताया कि राजा मौली ने जब बाहुबली बनाना शुरू की तो उसको अमर चित्रकथा याद थी। अब शायद मेरी पीढ़ी वालों को जो बचपन में रहे उनको अमर चित्रकथा याद थी, वो अमर चित्रकथा बता रहे थे। लेकिन जब कंटेंट मीटिंग होती कहते ओ इट्स इंडियन मैड मैक्स एक्चुअली, इट्स इंडियन ब्रेव हार्ट एक्चुअली, गेटिंग माई पॉइंट। तो जो बात आपने बीच में कही थी कि हम फॉलोअर हैं, हम क्रिएटर नहीं है, तो ये जो नई जनरेशन आई हुई है जो बैठी हुई है कंटेंट डिसाइड करने के लिए, हेड के पास बाद में जाता है और हेड जो चाहता है वही सब कहते हैं। तो ये जो कंटेंट बन रहा है जिस वक्त, उसके दिमाग में क्रिएट कोई चीज क्यों नहीं हो रही है? वाई ओनली वायरल फीवर टाइप ऑफ ये पंचायत और ये सब बना रहे हैं? हो रही है सर, पर उस चीज़ को बैक नहीं किया जा रहा है। मैं पिछले साल अगर मैंने 10 स्क्रिप्ट्स पढ़े हैं, उसमें से 4 मुझे बड़े अच्छे लगे, लेकिन उन चारों के पास प्रोड्यूसर नहीं था। और वो चारों ऐसी कहानियां थी जो कुछ ओरिजिनल और ऑथेंटिक कहने की कोशिश कर रही थी। आइडिया भी नॉवल था और उसका एग्जीक्यूशन भी नॉवल था, पर क्योंकि वो पहले किया नहीं गया था, कोई प्रोड्यूसर उसको बैक करने के लिए रेडी नहीं था। और जो 6 फिल्म मुझे नहीं अच्छी लगी, उन सब के पास प्रोड्यूसर था। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द स्टेट राइट नाउ दैट वी आर इन। तो यानी ये वैक्यूम है, लेकिन टीवीएफ जैसा बैनर है तो कहीं पे बात बन जाती है। यू वांट टू से दैट 3 से 4 ही लोग हैं जो एक्चुअली रिस्क्स उठा रहे हैं राइटर्स के साथ और फिल्म मेकर्स के साथ, इनोवेशन को लेकर। ठीक है, आप आज की पीढ़ी के हैं, हमारा भी एक ओटीटी हुआ करता था जिसको दूरदर्शन कहते थे जी। उसी पे सब आता था, छोटे थे हम लोग, मतलब आपकी एज तक नहीं पहुंचे थे तब तक। तो उसमें भी कोई रामायण आता था, कोई महाभारत आता था, कोई चक्रव्यूह आता था, विक्रम और बेताल आता था, ये सब आता था। और हम 24 घंटे वाले मनोरंजन के नहीं थे, हम थक के मनोरंजन करते थे, मनोरंजन करके थक गए, इस टाइप का मसला हो गया थोड़ा सा। ऐसे कंटेंट आप मिस करते हो। अब मैं एज एन एक्टर नहीं पूछ रहा हूं, एज ए दर्शक स्पेक्टेटर पूछ रहा हूं आपसे। ऐसा जिस तरीके के कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, या पंचायत या फिर गुल्लक, इस तरीके की जो बात कर रहा हूं यही बात कर रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मुझे लगता है कि हम नहीं बना रहे हैं, पर थैंकफुली इंटरनेट पे एक्सेस आप कर सकते हैं ना दूसरे देशों की। तो एक तरफ तो ये डिसअपॉइंटमेंट है कि काश हमारे देश में भी लोग और ज़्यादा ये कोशिश करें बनाने की, पर एक सेटिस्फैक्शन भी है कि कम से कम दूसरे देशों में तो लोग बना रहे हैं, वो तो देख सकते हैं। वो बना रहे हैं, वो लगातार बना है। फ्रेंड्स, कितने लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा? यहाँ पे कोई हाथ उठा सकता है? देखिए कितने हाथ उठे हुए हैं जी। और क्या है उसमें, क्या शानदार है? जी बिल्कुल। हंसी मजाक कॉमेडी, देख भाई देख टाइप का, मतलब देख भाई देख टाइप का वो जी मसला है उसमें। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ वास्तव में ऐसा नहीं होता। वहाँ एंटमैन भी बनेगी, वहाँ थॉर भी एक कैरेक्टर होगा, वहाँ सब कुछ होगा, वहाँ एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है। नंबर्स जो गिर रहे हैं ओटीटी के, आपको लगता है इसके पीछे की क्या वजह होगी? आइडियाज ना होना या ओवरडोज का हो जाना? आई थिंक एक फटीग सेटल इन हो गया लोगों में, व्यूअरशिप फटीग हो गया है। और मैं जब लोगों से बात करता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझे यही बोलते हैं कि पैसिव वॉचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अब ज़्यादा, जैसे कि आप जब कह रहे थे कि आप बचपन में रामायण देखते थे या जो भी देखते थे, दिन भर आप खेल के आते थे, सड़कें खाली होती थी, सड़क खाली होती और 20-20 लोग 1.5 घंटा टीवी के सामने बिना उठे देखते थे। अब 10 मिनट हम नहीं बैठ सकते। हमारी, मेरे को लगता है कि अगर ADHD की डायग्नोसिस की जाए इंसानों में, आज के जनरेशन में, हर दूसरे बच्चे में या मेरे एज के भी उम्र के जो लोग हैं, हर दूसरे इंसान में ADHD होगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली आपकी ब्रेन प्रोसेस कर रही है आपके आसपास के सराउंडिंग्स और आपकी मोबाइल फ़ोन से, कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो आप 10 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठ के बिना फ़ोन को स्क्रॉल किए देख ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो शायद इस वजह से रेटिंग्स गिर रही हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने जो भी लेटेस्ट किताब लिखी थी, मैं सच
एक पूरा दिमाग बना के लिखा कि आजकल कोई भी आदमी 1.5-2 घंटा रील कंज्यूम करता रहता है। आपका ड्राइवर भी होगा, चौकीदार भी होगा, खाना बनाने वाली आती है, बर्तन जो भी होगा वहां से शुरू होता है, और घर का जो साहब होगा वो भी देख रहा होगा। तो मैंने उससे एक आइडिया डेवलप किया कि मैं एक किताब का जब एक पन्ना लिखता हूं तो सोचता हूं कि उसकी जो आखिरी लाइन हो वो उसको स्क्रॉल करने वाली होगी, उसको तुरंत पलटे कि अगले पन्ने में क्या है। तो इसकी कोशिश करता हूं मैं। बस इसी अंदाज में आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि ये जो रील कंजम्पशन चल रहा है, फिल्में अब इंस्टा पे दिख जाती हैं, एपिसोड्स में दिख जाती, छोटी छोटी रील्स में दिख जाती हैं। ये टाइमिंग और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टा देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब बहुत सारी फिल्म माफ कीजिएगा, वेब सीरीज ऐसे बनने लगी हैं जिनमें ये कहा जाता है कि देख लो डिस्ट्रैक्शन ना हो, फेसबुक लोग ना देख पाए। इस डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा जो है वही है जहां से हमने शुरुआत की थी कि ये सब बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत गाढ़ा हो गया है, लोग थक चुके हैं और वो कुछ चाहते हैं जो उनको जल्दी जल्दी और आराम से मिल जाए, स्लाइस ऑफ लाइफ। ऑप्शंस भी बढ़ गए ना सर। मैं एक डायरेक्टर के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि ऐसा क्यों है कि 15 साल पहले दिबाकर बैनर्जी, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, जोया अख्तर, फरहान अख्तर और ना जाने कितने सारे ऐसे फिल्म मेकर्स थे जो आइकॉनिक फिल्म्स बना रहे थे, और सब की फिल्म्स की एक अलग पर्सनैलिटी थी। हर फिल्म मेकर की अलग पर्सनैलिटी, हर फिल्म की अलग पर्सनैलिटी। और अब आप देखें तो सब आपको एक जैसा लगता है। ये जो डायरेक्टर थे शिमित अमीन, जिन्होंने चक दे इंडिया बनाई, मैं उनके साथ ये बात कर रहा था। तो शिमित सर ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि 15 साल पहले अगर कोई फिल्म मेकर बनना चाहता था वो सिर्फ फिल्म मेकर ही बन सकता था, पर आज के दिन पे अगर किसी को एक स्टोरी टेलर बनना है तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी अपने व्लॉग्स बना सकते हैं, आप फिल्म मेकर भी बन सकते हैं। फिल्म मेकिंग तो सबसे ज़्यादा टीडियस हो गया, क्योंकि आपको एक फिल्म बनाने के लिए 1.5 साल बिताना है एज अ डायरेक्टर। 1.5 साल आपको एक फिल्म के ऊपर लगाना पड़ता है, तब जाके फिल्म रिलीज होती है। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, स्टोरी टेलर तो आप दोनों में, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वही चीज़ आप 5 दिन में कर सकते हैं और उससे डबल पैसे कमा सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को ठीक बाहुबली की तरह खत्म करते हैं, टू बी कंटिन्यूड कहते हुए। फिर सोचा जाएगा अगली बार कि बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन एक चीज पे अंत कर रहा हूं, हाँ वहीं आ रहा हूं, सवाल पे ही आ रहा हूं। और इसके बाद एक चीज आपको बताना बाकी है जो इनके नाम पर एक सस्पेंस है। किसी को कोई 1 2 3 सवाल पूछने हो तो पूछ ले। एक हो जाए पहले। आगे मैडम खड़ी हुई जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं रूपा पांडे, कवियत्री हूँ। वेब सीरीज में अभी सर ने पंचायत का जिक्र किया। मैं पहले कभी नहीं देखती थी वेब सीरीज, लेकिन पंचायत को देखने के बाद फिर मैंने दुपहिया भी देखी, गुल्लक भी देखी, सर्च करके देखी। मैं अक्सर वेब सीरीज के खिलाफ ही रहती थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले जब सिनेमा का एक वो दौर भी था जब स्टारडम बहुत खुल के होता था, हम अपने स्टार्स को सिर्फ स्टार समझते थे कि हम दूर से देख सकते हैं, पत्रिकाओं में देख सकते हैं, फिल्म पर्दे पर देख सकते हैं। आज समय बदला है और जनता के साथ कलाकारों का सीधा जुड़ाव हो गया है, तो आप और बहुत जल्दी लुप्त भी हो जाते हैं। अगर 1 2 फिल्म ना आए तो वो कहीं गुमनामी में भी चले जाते हैं। पहले हमें उनकी गुमनामी पता भी नहीं चल पाती थी। अब आप कैसा फ़र्क महसूस करते हैं, और एक आर्टिस्ट के तौर पर जनता के पास रहने से आपको लाभ मिलता है या स्टार की तरह दूर रहने पर, क्योंकि वो जनता से सीधे संवाद उनके नहीं होते थे। तो क्या ये लाभकारी है? जी मैम, मैं सच कहूँ तो मैंने कभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं है। मैंने कभी इतना स्ट्रैटेजाइज नहीं किया है या इसके बारे में इतना सोचा नहीं कि क्या करने से मुझे ज़्यादा लाभ होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे अंदर से नेचुरली मैं फील कर रहा हूँ मैं वैसे रहूँ, और इतना ज़्यादा प्लान और स्ट्रैटेजाइज ना करूँ, और बस काम में मज़े करूँ। मेरा एक सवाल मेरा भी है। मैं पूछ लूं? हेलो। हाँ सर, आप पूछिए। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ जी इधर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सवाल हो जाए। मैं सिर्फ आदर्श जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक्सटेंशन है प्रश्न का, कि
आप जैसे सितारों, मेरी बात हो रही थी OMG 2 के डायरेक्टर अमित राय से, तो उसने कहा बॉलीवुड में चाय से ज़्यादा गर्म केतली होती है। चाय ज़्यादा गर्म? केतली होती है। तो उनका कहना था कि जो स्टार्स के आसपास की टीम होती है उसको उन्होंने केतली का एनालॉजी गढ़ा था और स्टार्स को चाय बताया था। वो हमारे ही कार्यक्रम में संवादी में ही थे वो। आपको क्या ऐसा कभी महसूस होता है कि पीआर के जकड़न में है बॉलीवुड? पीआर के बिना बॉलीवुड का एक सितारा न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है। मतलब अब शाहरुख खान को 26-27 साल की एक लड़की बता रही होती है कि आपको ये सवाल पूछना और ये जवाब आपको देना है। तो ये क्या बॉलीवुड को नुकसान पहुंचा रहा है या कुछ पीआर कर रहा है? आई थिंक मैं अहमद भाई मेरे पीआर करते हो सामने बैठे तो मैं सोच समझ के जवाब दूंगा। ये मुझे लगता है कि बहुत पर्सनल डिसीजन होता है हर एक्टर का कि वो पीआर को किस तरीके से यूज करना चाहता है। आप पीआर को, कई सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बारे में चर्चा हो और इसलिए वो पीआर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ होती है। और कोई कोई एक्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि बस उनका जब काम बाहर आए तभी वो उसकी चर्चा करे, तभी उसकी पब्लिसिटी हो और पेपर में चाहे आर्टिकल्स आ जाएं या जैसे आपने समारोह ऑर्गेनाइज किया उसमें हम आके बात कर पाएं। तो ये आई थिंक बहुत इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। तो मेरा कोई इस पे कंक्लूसिव आंसर देना शायद अनफेयर होगा, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन पीआर इज नॉट नीडेड। पर ये कोई और जो मेरा कॉलीग है वो इस चीज से डिसएग्री कर सकता है और शायद वो समझ सकता है कि नहीं पीआर बहुत जरूरी है, इनफैक्ट आपके स्किल से ज्यादा पीआर जरूरी है, ये उसका जवाब हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि जितना बेयर मिनिमम उसको यूज किया जाए ताकि लोगों तक बस ये खबर पहुंचाई जा सके। लेकिन एक और दूसरी चीज जो कंसिडर करने लायक ये है सर कि इतना ज्यादा शोर है और इतना ज्यादा क्लटर है। आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स ये डेस्परेशन में रहते हैं कि उनके बारे में भी चर्चा हो, क्योंकि 20-30 साल पहले आज जितना कंटेंट बन रहा है और आज जितने क्रिएटर्स और एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उसका 1/5 भी शायद नहीं एग्जिस्ट करता होगा। तो पीआर इज ऑल्सो a method through which you can break through the clutter and put your voice out there. आप अच्छा करेंगे राजनीति में वैसे अगर कभी गए तो। और सबसे पहले हमारी बात हुई थी कि राजनीति पे ही बात नहीं होनी है। सर आप सवाल पूछ लीजिए अपना। जी, मेरा सवाल रियल लाइफ और रियल लाइफ से रिलेटेड है। अंकित पांडे हॉस्टल डेज के उसमें अंकित पांडे का आपने रोल प्ले किया था, तो रियल लाइफ में आपको क्या लगता है कि अंकित पांडे से आप कितना अलग हो? मुझे लगता है कि मैं अंकित पांडे से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। अंकित पांडे बहुत शर्मीला, बहुत ऑकवर्ड किस्म का किरदार था। मैं उतना शर्मीला नहीं हूँ और ना ही उतना ऑकवर्ड हूँ, पर बहुत मज़ा आया था मुझे प्ले करने में। आई थिंक टीवीएफ के साथ जब कभी भी कोई भी एक्टर काम करता है, खास करके इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो राइटिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। और जब एक एक्टर अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ता है, अच्छी डायलॉग्स पढ़ता है, उससे ज़्यादा स्टिमुलेटेड आप कभी फील नहीं करते हो। तो बहुत मज़ा आया था मुझे अंकित पांडे का रोल प्ले करने में, बट मुझे लगता है मैं बहुत अलग हूँ उससे। तो मुझे लगता है सवाल जवाब यहीं खत्म करते हैं। बस एक चीज आपको बता दूं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये गाना मैंने आपके मुंह से सुना। अब क्लासिक चीज आपको बताऊं कि ये बंदा एक्टर बनने आया ही नहीं था, ये तो सिंगर बनने आया था। किस फिल्म में पहली बार गाना गाया आपने? ब्लैक एंड व्हाइट। अनिल कपूर सुभाष घई की फिल्म थी, उसमें इन्होंने सुखविंदर के साथ पहला गाना गाया और ये इनकी इंडस्ट्री में आने की वजह थी। एक गाना सुनाइए और नमस्ते करते हैं। आवाज थोड़ा बैठा हुआ है पर मैं वही गाना जो आप गा रहे थे। हाँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब
कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। देखिए कितनी बेहतरीन बात है कि बंदा जो चाहता है वो उसके हाव भाव में सामने आता है, क्योंकि वो रूह होती है। पूरी बात इन्होंने आंख खोल के दिमाग खोल के की थी, लेकिन गाना गाते वक्त आंखें बंद कर ली इन्होंने। इनकी वास्तविक इच्छा गायक बनने की है, ये पक्की बात है। ये मैं अच्छी तरीके से दावे से कह सकता हूं, इनकी फेस की साइकोलॉजी समझ के। आप जाकर, मैं आपसे सच बता रहा हूं, एक बार जाइए, सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव जरूर देखिए, और फिल्म कैसे बनती है इसको जरूर देखिए, और फिर देखिएगा आज आप किसके साथ बैठे थे। यहीं से खत्म करते हैं, और इनके लिए एक आखिरी शेर मैं झूम के, मैं गाने से मैं एग्री करता हूं आपसे। आपने जो 2 लाइन गाए उससे तो मैं उत्सुक हो गया हूं आपको सुनने के लिए, प्लीज। अच्छा मैं खत्म करूं? ऐ दिल दीवाने भेद है क्या जाने, अब सोचूं कुछ याद नहीं तुम्हें, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले, मन संग आंख मिचोली खेले, मन संग आंख मिचोली खेले, आशा और निराशा फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत मजा थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक गीत यू, संगीत थैंक के यू। साथ इस सत्र को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।